सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल से चौथी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण रचना खंड ख से अपठित गद्यांश और निबंध लेखन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आइए पहले जानते हैं अपठित गद्यांश के बारे में कि अपठित गद्यांश क्या होता है और उसे कैसे हल किया जाता है। अपठित गद्यांश का अर्थ अपठित जो पहले न पढ़ा गया हो। गद्यांश गद्य का अंश। अपठित गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का ऐसा अंश जिसे आपने पहले कभी न पढ़ा हो। अर्थात अपठित का अर्थ होता है ऐसी विषय वस्तु जिसे आपने पहले कभी न पढ़ा हो। और गद्य का अंश अर्थात किसी कहानी, निबंध या किसी अन्य विषय का छोटा भाग। अर्थात ऐसी विषय वस्तु जिसे आपने पहले कभी न पढ़ा हो और जो किसी कहानी, निबंध या किसी अन्य विषय से लिया गया हो। यह आपकी पाठ्य पुस्तक से नहीं होता है। इसे ही हम अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश से छात्रों की तार्किक शक्ति और ज्ञान का विकास होता है। अब हम जानेंगे अपठित गद्यांश पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य बातें। ध्यान रखने वाली बातें: दिए गए गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ना। गद्यांश को पढ़ने के बाद दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना। प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में छोटे और प्रश्नों के अनुसार लिखना। बच्चों, सबसे पहले आपको गद्यांश को 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए। उसके बाद दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और देखें कि उनमें आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में छोटे और प्रश्नों के अनुसार लिखना चाहिए। आपसे प्रश्न में जो पूछा गया है आपको सिर्फ वही उत्तर लिखना चाहिए, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। ओके? यदि प्रश्नों के उत्तर विकल्प में हैं तो पहले प्रश्नों को पढ़ना, उसके बाद सही विकल्प का चुनाव करना। यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा गया है तो उसका शीर्षक छोटा और गद्यांश के अनुसार लिखना। बच्चों, अपठित गद्यांश में प्रश्न आपसे 2 तरह से पूछे जा सकते हैं। एक तो प्रश्न के साथ आपको उत्तर लिखना होता है और दूसरे विकल्प प्रश्न होते हैं। प्रश्न दिया गया होता है और जिसके 4 विकल्प होते हैं, जिसमें से आपको सही उत्तर चुनना होता है। यदि आपको विकल्प प्रश्न पूछे जाएं तो आप सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उसका सही उत्तर क्या है। सही विकल्प का चुनाव करके आप उसमें सही का निशान लगाएंगे। यदि आपसे गद्यांश का शीर्षक अर्थात शीर्षक का नाम पूछा जाए कि इसके लिए उचित नाम क्या हो सकता है, तो आप गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे कि उसमें किसके बारे में लिखा गया है या क्या पूछा गया है या क्या बताया गया है, तो उसी से संबंधित शीर्षक आप उसमें लिखेंगे। आइए अब हम अपठित गद्यांश का एक उदाहरण देखेंगे और दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। आइए अपठित गद्यांश पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत पुरानी बात है, सुंदर गांव में साधु सिंह और शैतान सिंह नाम के 2 भाई रहते थे। साधु सिंह छोटा था। वह खूब मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह गांव वालों का आदर किया करता था। इस वजह से गांव वाले उसे खूब प्यार करते थे। जबकि उसका बड़ा भाई शैतान सिंह बेईमान और दुष्ट व्यक्ति था। शैतान सिंह किसी का आदर नहीं करता था। उनके पिता अनाज का धंधा करते थे। पिता के देहांत के समय वे दोनों छोटे थे और मिलजुल कर रहते थे। बच्चों, इस गद्यांश को आप एक बार और पढ़ेंगे। अब हम गद्यांश से संबंधित दिए गए प्रश्नों को पढ़ेंगे और उन्हें हल करेंगे। प्रश्न: सुंदर गांव में कौन रहता था? उत्तर: सुंदर गांव में साधु सिंह और शैतान सिंह नाम के 2 भाई रहते थे। दूसरा प्रश्न: छोटे भाई का क्या नाम था? उत्तर: छोटे भाई का नाम साधु सिंह था। प्रश्न 3: शैतान सिंह कैसा व्यक्ति था? उत्तर: शैतान सिंह बेईमान और दुष्ट व्यक्ति था। प्रश्न 4: साधु सिंह कैसा व्यक्ति था? उत्तर: साधु सिंह मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। प्रश्न 5: उनके पिताजी किसका धंधा करते थे? उत्तर: उनके पिताजी अनाज का धंधा करते थे। बच्चों, ये थे कुछ प्रश्न अपठित गद्यांश से संबंधित।
अब आप समझ चुके होंगे कि हमें अपठित गद्यांश किस प्रकार हल करना होता है। बच्चों, हमारा आज का पहला विषय था अपठित गद्यांश, जो हम अच्छी तरह से सीख चुके हैं कि अपठित गद्यांश किस प्रकार हल करना होता है। हमारा आज का दूसरा उपविषय है निबंध लेखन। अब हम जानेंगे कि निबंध लेखन क्या होता है। बच्चों, निबंध लेखन वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम अपने विचारों और दृष्टिकोण को लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं। आइए जानते हैं कि निबंध लेखन किस प्रकार लिखा जाता है, क्या क्या बातें होती हैं जो निबंध लेखन लिखते समय हमें ध्यान रखनी चाहिए, और निबंध का प्रारंभ और अंत किस प्रकार किया जाता है, क्या क्या उसमें महत्वपूर्ण होता है। निबंध का अर्थ है किसी विषय पर अपने विचारों को अच्छी तरह से संजोकर रखना। निबंध के विषय के बारे में पहले से सोचिए कि शुरुआत कहाँ से करनी है, अर्थात इस निबंध का परिचय किस प्रकार देना है। बच्चों, निबंध का अर्थ होता है किसी विषय पर अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना। निबंध के विषय में पहले हमें सोचना चाहिए कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, इसका परिचय किस प्रकार देना है, इसको किस प्रकार लिखना है। निबंध लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध के विषय पर तुम्हारे विचार क्या हैं, उनका वर्णन स्पष्ट रूप से कीजिए। विचारों को व्यक्त करते हुए उनका क्रम ठीक रखने की चेष्टा कीजिए। निबंध लिखते समय जहाँ तक संभव हो सरल भाषा का प्रयोग कीजिए। निबंध को समाप्त करते समय सभी बातों का सार लिखिए। बच्चों, निबंध लिखते समय विषय को स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए और अपने विचारों को ठीक क्रम में व्यक्त करना चाहिए। निबंध लिखते समय हमें सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। निबंध को समाप्त करते समय निबंध की मुख्य विषय वस्तु का सार लिखना चाहिए। ओके, आइए निबंध के अंग देखते हैं। निबंध के अंग कौन कौन से होते हैं और उनमें क्या क्या लिखा जाता है। निबंध के अंग, निबंध के 3 अंग होते हैं: प्रस्तावना, विषय विस्तार, उपसंहार। ओके, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये 3 अंग होते हैं। अब इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। प्रस्तावना, इसे भूमिका भी कहा जाता है। यह अत्यंत रोचक और आकर्षक होनी चाहिए, परंतु यह बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। बच्चों, प्रस्तावना को हम भूमिका भी कहते हैं और यह रोचक होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए और लंबी नहीं होनी चाहिए। जब कोई पाठक निबंध को पढ़े तो उसको यह आकर्षित करे, और भूमिका इस प्रकार की हो जिससे विषय वस्तु का रूप प्रस्तुत हो सके, जिससे पता चले कि निबंध किस विषय पर लिखा जा रहा है। और प्रस्तावना इस प्रकार होनी चाहिए कि पाठक को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। दूसरा मुख्य भाग है विषय विस्तार। यह निबंध की मुख्य विषय वस्तु होती है। इसमें 3 से 4 अनुच्छेदों में विषय के विभिन्न पहलुओं में अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। यह निबंध का सर्वप्रमुख अंश है। निबंध की मुख्य विषय वस्तु को 3 से 4 अनुच्छेद में लिखना चाहिए। 3 से 4 अनुच्छेदों में अपने विचार प्रकट करने चाहिए। यह निबंध का मुख्य अंग होता है, इसलिए इसको संतुलित रूप से लिखना चाहिए ताकि निबंध पढ़ने वाले व्यक्ति के विचार उससे पता चल सके। निबंध की मुख्य विषय वस्तु पढ़कर ही पता चलता है कि निबंध लिखने वाले व्यक्ति के निबंध के प्रति क्या विचार है, क्या उसका दृष्टिकोण है निबंध के विषय पर। उपसंहार, यह निबंध के अंत में लिखा जाता है। इस अंग में निबंध में लिखी गई बातों को सार के रूप में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसमें संदेश भी लिखा जा सकता है। कविता की पंक्ति के माध्यम से भी निबंध समाप्त किया जा सकता है। उपसंहार, यह निबंध के अंत में लिखा जाता है। इसको निबंध का हम समापन भी कह सकते हैं। निबंध के इस अंग में हम
निबंध की जो मुख्य विषय वस्तु होती है उसको हम एक सार के रूप में लिखते हैं, एक छोटे रूप में लिखते हैं, और इसमें हम संदेश भी लिख सकते हैं। जिस विषय पर हमने निबंध लिखा है उस विषय से संबंधित कोई संदेश देना चाहते हैं तो हम अंत में वह संदेश भी लिख सकते हैं, और कविता की पंक्ति के माध्यम से भी हम निबंध को समापन रूप दे सकते हैं। बच्चों, अभी जो हमने निबंध के अंगों के बारे में पढ़ा, इस निबंध के माध्यम से हम समझेंगे कि उन निबंध के अंगों का प्रयोग हम निबंध लिखते समय कैसे कर सकते हैं। यह निबंध का शीर्षक है विज्ञान के चमत्कार। करोड़ों वर्ष पहले मनुष्य जंगल में रहता था। उसका जीवन पशुओं के समान था। अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए वह सदा प्रयत्न करता रहता। बुद्धि और लगन से वह आगे ही बढ़ता गया। बच्चों, यह निबंध की प्रस्तावना है जिसे अभी हमने पढ़ा, भूमिका। यह निबंध की यहाँ से यहाँ तक की भूमिका है। इसमें निबंध के विषय का परिचय दिया गया है कि निबंध किस विषय पर लिखा गया है। उसने पहले आग की खोज की और पहिए का आविष्कार किया। उसके लिए विज्ञान के ये ही चमत्कार थे। धीरे धीरे उसने इतनी वस्तुएं खोजी, ऐसे ऐसे आविष्कार किए कि ईश्वर भी दंग रह गया। आज जिधर दृष्टि डालो विज्ञान का कोई न कोई चमत्कार दिखाई पड़ता है। जिस कागज पर हम लिख रहे हैं वह भी विज्ञान की देन है। कलम, पेंसिल भी, किताब की छपाई और सजावट भी। जहाज, हवाई जहाज, रेल, मोटर कार, साइकिलें सब विज्ञान की देन है। टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन भी विज्ञान के चमत्कार हैं। हम एक चंद्रमा को देखकर खुश होते हैं। अब वैज्ञानिकों ने अनेक छोटे छोटे चंद्रमा बनाए हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं और संदेश, फोटो आदि भेज रहे हैं। हम घर बैठे दुनिया भर की बातें जान लेते हैं। कहीं भी किसी से भी बातें कर लेते हैं। कंप्यूटर से बड़ी बड़ी गणनाएं कर सकते हैं। ये सब विज्ञान का ही चमत्कार है। यहाँ से यहाँ तक ये प्रस्तावना थी और यहाँ से निबंध की मुख्य विषय वस्तु है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, अब हम निबंध का उपसंहार अर्थात समापन देखते हैं। विज्ञान ने असाध्य बीमारियों का इलाज ढूंढा, मनुष्य को स्वस्थ और लंबा जीवन जीने की कला सिखाई, शिक्षा और संचार के क्षेत्र में नए नए आविष्कार किए, भांति भांति की मशीनें और कल कारखाने बनाए। विज्ञान के कारण ही आज मनुष्य का जीवन सुखों और सुविधाओं से भरा है। बच्चों, ये हमारे निबंध का समापन है अर्थात उपसंहार है। ओके, अभी जो हमने निबंध की मुख्य विषय वस्तु पढ़ी है उसका सार हमने निबंध के इस समापन में देखा, यहाँ पर इन 3 लाइनों में। और निबंध के अंत में संदेश है, मनुष्य का जीवन सुखों और सुविधाओं से भरा है। किसके कारण? विज्ञान के कारण। ओके, इस निबंध का संदेश है कि विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए और इसका सदुपयोग करना चाहिए। बच्चों, यह आपका निबंध लेखन था। आज की कक्षा में हमने सीखा कि निबंध लेखन के अंग कौन कौन से होते हैं और निबंध किस प्रकार लिखा जाता है, उसको किस प्रकार शुरू किया जाता है और किस प्रकार उसको समाप्त किया जाता है। ओके, मैं आशा करती हूँ कि आज की कक्षा आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। आप सीख चुके हैं कि निबंध किस प्रकार लिखना चाहिए। यदि आपको इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।